ऐसा कौन सा इंडियन एडटेक स्टार्टअप है जिसने सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ फंड्स को रेस किया है? इस स्टार्टअप के फाउंडर, कुछ हिंट्स में देता हूँ, इस स्टार्टअप के फाउंडर ने 2 बार गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया था और न सिर्फ क्लियर किया बल्कि दोनों बार उसमें 100 परसेंटाइल स्कोर भी किया था। इस स्टार्टअप के अंदर मार्क जुकरबर्ग ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है और ये ओनर है कई सारे स्टार्टअप्स जैसे कि आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टॉपर, वाइट हेड जूनियर, एपिक और भी कई सारे स्टार्टअप्स के। तो ये कौन सा स्टार्टअप है? अभी तक आपने गेस कर ही लिया होगा। यस, ये स्टार्टअप है बायजू। बायजू की वैल्यूएशन 16.5 बिलियन डॉलर्स की आज इसकी वैल्यूएशन हो गई। तो किस तरह से 16.5 बिलियन डॉलर का स्टार्टअप डॉलर से, तो इस 16.5 बिलियन डॉलर के स्टार्टअप की शुरुआत करी थी बायजू रविंद्रन ने। बायजू रविंद्रन का जन्म केरला के एक छोटे से गांव में हुआ था और वहाँ पे इन्होंने मलयालम मीडियम स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी। इनके जो पिताजी थे वो एक फिज़िक्स टीचर थे और इनकी माँ एक मैथ्स टीचर थी। लेकिन बायजू रविंद्रन का इंटरेस्ट शुरू से ही स्पोर्ट्स में था और काफ़ी अच्छे भी ये स्पोर्ट्स में थे और ये मैथ्स को और साइंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे और इसके अंदर काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उसे काफ़ी अच्छे से समझा भी सकते थे। तो जब इन्होंने अपने कॉलेज में गए तो वहाँ पे इनके पास 2 ऑप्शंस थे। इन्होंने 2 ऑप्शंस में इनको जाना था, या तो मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में। तो इन्होंने इंजीनियरिंग को चूज़ किया ये सोच कर कि अगर ये मेडिकल के फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है खेलने के लिए, इसलिए इन्होंने इंजीनियरिंग को चूज़ किया और अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद में इनको एक मल्टीनेशनल शिपिंग फर्म में एज अ सर्विस इंजीनियर की इनको जॉब भी। बार की बात थी कि ये बेंगलोर में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रह रहे थे, जहाँ जो कि गेट की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इनके फ्रेंड्स कर रहे थे। तो बेंगलोर में उनके साथ रहे थे तो इनके फ्रेंड्स ने इनसे बोला, चूँकि मैथ्स में काफ़ी अच्छे थे, कि तुम हमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दो, हमें मैथ्स पढ़ा दो ताकि हम गेट की एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। और इन्होंने उन्हें मैथ्स काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया और इन्होंने खुद भी वो एग्ज़ाम दी गेट की, जस्ट फॉर फन के लिए इन्होंने वो एग्ज़ाम गेट की दी और वहाँ पे 100 परसेंटाइल इनके आ गए। और जो इनके फ्रेंड्स थे जिनको इन्होंने पढ़ाया था वो भी काफ़ी अच्छे ग्रेड्स से पास हुए। अब ये देखने के लिए कि कहीं ये बाय मिस्टेक तो हमारे 100 परसेंटाइल नहीं बन गए, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए इन्होंने डबल से गेट की एग्ज़ाम दी और वहाँ डबल आप हैरान हो जाओगे जान के कि फिर से इनको 100 परसेंटाइल उस एग्ज़ाम के अंदर डबल एग्ज़ाम में भी 100 परसेंटाइल इनको मिले। अब इनको आईआईएम से ऑफ़र आया, आईआईएम से इनके पास में ऑफ़र आया कि आप हमारे यहाँ आकर पढ़ाई करो, लेकिन इन्होंने उसको ऑफ़र को मना कर दिया और अपनी शिपिंग फर्म में जो सर्विस इंजीनियर की जॉब थी उसी को कंटिन्यू किया। फिर कुछ टाइम बाद इनके फ्रेंड्स ने इन्हें एडवाइस करा कि तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हो, 2 बार 100 परसेंटाइल तुम लेकर आ चुके हो गेट के एग्ज़ाम के अंदर, तो तुम अब स्टूडेंट्स की हेल्प करो, उनको पढ़ाओ, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर करवाओ, अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू करो। और बायजू को भी ये आइडिया फिर ठीक ही लगा, तो उन्होंने अपने फ्रेंड की जो छत थी, उनके फ्रेंड की जो टेरेस थी, वहाँ से अपनी कोचिंग क्लासेस की शुरुआत करी। और शुरू में केवल मैथ्स पढ़ाते थे एमबीए एस्पिरेंट जो स्टूडेंट्स थे उनको, और बाद में कुछ और भी कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए। फिर उन्होंने चूँकि पार्ट टाइम करते थे पहले से, अपनी जॉब भी करते थे, तो फिर जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ने लगे तो इन्होंने उस जॉब को छोड़ के और इसे फुल टाइम लिया और एक क्लासरूम में कन्वर्ट हो गई इनकी एक कोचिंग क्लास, एक छत से क्लासरूम की तरफ आ गई। फिर ये इतना अच्छा पढ़ाते थे, इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इतना अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करते थे, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझते थे कि इनके पास में स्टूडेंट्स के जो नंबर थे वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। और एक टाइम वो भी आया जब इन्होंने 20,000 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया था और इन्हें ऑडिटोरियम तक बुक करने पड़ गए थे। उस टाइम पर इतने स्टूडेंट्स इनके पास में आ गए थे। और फिर इसी चीज़ को देखते हुए चूँकि नंबर बढ़ रहा था स्टूडेंट्स का, तो इनको लगा कि ऐसे कई सारे बच्चे होंगे और भी जिनको यही सेम प्रॉब्लम आ रही होगी। तो 2009 में इन्होंने अपने जो लेक्चर्स होते थे उनके वीडियो शूट करके और उनको इंटरनेट के थ्रू 45 सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल बनाए, अपने वीडियो लेक्चर्स बनाए, अपने वीडियो लेक्चर्स शूट किए और उन्हें डाल दिया था। और 45 सिटीज़ के स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देख रहे थे इनको एक फ़ीस दे करके। अब इनका ये स्टार्टअप बढ़ने लगा, इनकी कोचिंग क्लासेस बढ़ने लगी और 2010 में कुछ स्टूडेंट्स आए, आईआईएम से ग्रेजुएटेड हुए कुछ स्टूडेंट्स आए और आकर के इन्होंने बायजू रविंद्रन से बोला कि आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन को एक नए डोमेन के अंदर लेकर के जा सकते हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और फिर उन्होंने अपना पूरा आइडिया बायजू को समझाया और
फिर बायजू को भी वो आइडिया काफ़ी पसंद आया, तो इन्होंने उस एक थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म की एक कंपनी की शुरुआत करी। थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ही आज बायजू का जो ऐप है और बायजू क्लासेस वगैरह सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी। और फिर 2011 और इस कंपनी का जो मेन एम था वो था कि सिंपल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए स्टूडेंट्स को, जो कि थ्योरी के ऊपर बेस्ड ना हो बल्कि कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर करवाए, ऐसी एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया जाए। और फिर साल 2011 में इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और अपना ऐप बनाया, और अपने ऐप को इन्होंने नाम दिया बायजू द लर्निंग ऐप। और 2016 में मार्क जुकरबर्ग ने अपनी जो प्रिंसिलिया चांस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसके थ्रू इन्होंने इस बायजू के अंदर $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया साल 2016 में। अब बायजू इतना बड़ा तो बना, पर बड़ा बना कैसे, उसकी क्या यूएसपीज थी जिसने इसको अब जो कंपटीशन था, जैसे कई प्लेटफॉर्म्स आ गए, एक्स्ट्रा मार्क्स आ गया, इसके बाद टॉपर आ गया जिसको इन्होंने रिसेंटली एक्वायर कर ही लिया है। तो इतने कंपटीशन के बावजूद भी कैसे बायजू नंबर 1 पर रहा, उसकी क्या यूएसपीज थी। तो पहली तो इनकी यूएसपी ये थी कि ये हाईली एनिमेटेड वीडियोस प्रोवाइड करवाते और इंगेजिंग वीडियोस प्रोवाइड करवाते। फुल्ली एनिमेटेड इनके पूरे वीडियोस होते हैं, डिफरेंट साउंड्स का उसके अंदर यूज़ करते हैं मूड के हिसाब से, जिससे कि पूरा का पूरा वीडियो एक वीडियो की तरह न लगता है, एक पूरी मूवी की तरह लगता है, और ये काफ़ी इंगेजिंग भी इससे बनता है। तो ये हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कोई 15,000 रुपये महीना 20,000 रुपये महीना वाला प्रोफेसर या टीचर उठा लिया और उससे वीडियो लेक्चर शूट करवा के उसके लेक्चर्स डाल रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स इनके प्लेटफॉर्म पर आज मिलते हैं, ये लेकर के आते हैं, और पूरा का पूरा पर्सनलाइज्ड इन्होंने कर दिया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लर्निंग को। पर्सनलाइज्ड मतलब जैसे कि अगर कोई बच्चा, एक बच्चा है वीक और एक है इंटेलिजेंट, तो जो इंटेलिजेंट है वो आगे चल रहा है और वीक पीछे रहेगा। तो अब अगर हम क्लासरूम के अंदर इस चीज़ को देखें, क्लासरूम बेस्ड अप्रोच के अंदर इस चीज़ को देखें, फिजिकल में इसको देखें, तो वहाँ पे पर्सनलाइजेशन एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो पर्सनलाइज नहीं कर सकता। वो इंटेलिजेंट और वीक दोनों बच्चों को साथ में लेकर कभी भी नहीं चल सकता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि वो जो इंटेलिजेंट होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो वीक जो बच्चा है वो पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर्सनलाइजेशन का स्कोप नहीं मिल पाता है एक क्लासरूम के अंदर। लेकिन बायजू ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बायजू ने ऐसा कंटेंट बना दिया जो कि अगर कोई बच्चा वीक है तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को पढ़ पाएगा, अपने हिसाब से उस कंटेंट को, उसके हिसाब से वो कंटेंट मिलेगा, और इंटेलिजेंट को उसके हिसाब से वो कंटेंट मिलेगा, उसके हिसाब से वो कंटेंट समझ में आएगा। और उसी वीक बच्चे को आगे लाने के लिए और ये पर्सनलाइजेशन के लिए इन्होंने गेमिफिकेशन का भी यूज़ किया। गेमिफाई कर दिया पूरी की पूरी लर्निंग प्रोसेस को। वहाँ पे आपका एक लर्निंग का पाथ ही बना करके देते हैं जिसके थ्रू आप लर्न करते हो। सबसे पहले एक वीडियो दिखता है, वहाँ पे वो वीडियो आपको देखना होता है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस उस वीडियो के बेस पर पूछे जाते हैं कि आपने वो वीडियो एक्चुअल में सही में देखा भी नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए। अगर आप क्वेश्चंस का आंसर सही कर देते हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर पर जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जाते हैं। और अगर गलत करते हैं तो फिर से आपको वीडियो देखना होता है, फिर से आपको और डिटेल में वो चीज़ समझाई जाती है और सिंपल तरीके से वो चीज़ समझाई जाती है। तो इस तरह से गेमिफिकेशन कर दिया। वहाँ पे रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, बेजेस आपको वहाँ पे कई सारे मिल जाते हैं, जिससे कि एक लेवल्स के थ्रू वहाँ पे आपका पूरा का पूरा लर्निंग का प्रोसेस भी चलता है। तो इससे गेमिफिकेशन से मोटिवेटेड भी एक स्टूडेंट रहता है कि मुझे अब इस लेवल पर जाना है, अब इस लेवल पर जाना है, अब इस लेवल पर जाना है, अब एक्सपर्ट, अब प्रो बनना है, इस तरीके से। तो गेमिफिकेशन इन्होंने पूरा का पूरा कर दिया। फिर ये ग्रेट और अंडरस्टैंडेबल कंटेंट बनाते हैं। इनके कंटेंट बनाने के अंदर एक कंटेंट ट्रायंगल, इनका एक ट्रायंगल होता है जिसके अंदर सबसे टॉप पर आता है कंटेंट, फिर आता है इनका मीडिया और फिर आता है टेक्नोलॉजी। इस ट्रायंगल के अंदर जो इनकी कंटेंट टीम है वो सबसे पहले बैठती है और जो बुक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ के उसको सिंप्लीफाई करके स्क्रिप्टिंग उसकी करती है, उसको सिंप्लीफाई करके इसके अंदर 1 से 2 हफ्ते का इनको टाइम लगता है। और इसी वजह से 200 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट हर साल बना पा रहा है बायजू। तो उसका ढंग से स्क्रिप्टिंग होता है, उसके बाद उसका असाइनमेंट क्रिएशन होता है। असाइनमेंट क्रिएशन के बाद उस असाइनमेंट और उस स्क्रिप्ट को इनकी टीम रिव्यू करती है। रिव्यू के बाद में फिर वो चीज़ देती है प्रोडक्शन या मीडिया टीम के पास। मीडिया टीम उसका प्रोडक्शन करती है वीडियो का। वहाँ पे इनके कई सारे स्टूडियोज़ इनके बने हुए, मल्टीपल स्टूडियोज़ इनका। इन्होंने रिसेंटली बेंगलोर में भी अपना एक सबसे बड़ा ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो बनाया है। छोटी क्लासेस के लिए अलग से स्टूडियोज़ इन्होंने बनाए हुए हैं।
तो वहाँ स्टूडियो में प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे एक डायरेक्टर होता है जो कि सुपरवाइज करता है, सारी चीज़ों को चेक करता है कि इंस्ट्रक्टर की बॉडी लैंग्वेज कैसी, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके हैंड के मूवमेंट्स कैसे, ताकि सही से एनिमेशन बैठ पाए उस चीज़ पर, सही से एनिमेशन वहाँ पे क्रिएट हो, ग्राफिक्स वहाँ पे क्रिएट हो पाए, इस चीज़ का वो डायरेक्टर ध्यान रखता है। और उसके बाद में वो वीडियो फिर एडिटिंग में जाती है, वहाँ पे 2D और 3D एनिमेशंस बनाए जाते हैं, 2D 3D एनिमेशंस वहाँ डाले जाते हैं, VFX डाले जाते हैं, साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं, वहाँ पे कई सारे मोशन ग्राफिक्स डाले जाते हैं। फिर उस एडिटेड वीडियो को रिव्यू करती है इनकी टीम, उसके बाद एक्सपोर्ट करके फिर ये चीज़ जाती है टेक्नोलॉजी टीम के पास। टेक्नोलॉजी टीम उस सारे क्विजेस को, सारे असाइनमेंट्स को, सारे वीडियो को उसको अपलोड करती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे देश के अंदर, पूरी इंटरनेट के ऊपर, जो कंटेंट इनका बना है उसको। अब इस सब के बाद ये पैसा कैसे कमाता है, बिजनेस मॉडल क्या है इनका। इनका बिजनेस मॉडल बेसिकली फ्रीमियम मॉडल है, जहाँ पे आपको कुछ एकेडमिक कंटेंट जो है इनका वो फ्री में वीडियोस देखने को आपको इनके मिल जाते हैं। और अगर आपको और डिटेल में और सिंपल तरीके से और लाइव क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, लाइव और भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज के साथ, डाउट आस्किंग फैसिलिटी के साथ में अगर आपको पढ़ना है, तो फिर आपको इनको कोर्सेज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इनका सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। तो फ्रीमियम मॉडल पर ये पूरा काम करते हैं। और मार्केटिंग के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया। मार्केटिंग के अंदर बाकी जो ब्रांड्स है वो क्या करते हैं, वो पहले वेट करते, अच्छा प्रोडक्ट बनाते, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करते। पर इन्होंने क्या किया, अपने ऐप के लॉन्च के कुछ ही हफ्तों बाद टीवी पर अपने एड्स देना शुरू कर दिए। वही इसे हम अग्रेसिव मार्केटिंग बोलते हैं, यानी बहुत जल्दी इन्होंने मार्केटिंग कर दी, तो टीवी पर ऐड देना शुरू कर दिया। बाकी जो ब्रांड्स थे, बाकी ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट को फोकस करने के बजाय पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो पेरेंट्स ही देंगे, कोर्स तो पेरेंट्स ही परचेस करेंगे। पर बायजू ने इस सब को मना किया और उसने फोकस किया स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट सेंट्रिक अपने टीवी एड्स को इन्होंने बनाया, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी की पूरी इन्होंने बनाई। और शाहरुख खान को उसके अंदर अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया, क्योंकि वो फेवरेट होते हैं कई स्टूडेंट्स के, मोस्टली स्टूडेंट्स के। शाहरुख खान जो स्टार है वो फेवरेट होते, तो उन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और उसकी मार्केटिंग करी, और इनका मार्केटिंग कैंपेन सुपर सक्सेसफुल रहा। और फिर उसके बाद कई सारे इन्वेस्टर्स भी इनके पास आए, जैसे सिक्वाया कैपिटल ने इनके अंदर इन्वेस्ट किया, मार्क जुकरबर्ग ने इन्वेस्ट किया, फिर मेरी मिकर जो कि बॉन्ड की जनरल पार्टनर है, उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, सेंट्स कैपिटल मैनेजमेंट ने इन्वेस्ट किया, टाइगर ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया, सिल्वर लेक, ब्लैक रॉक और टेंसेंट, एल्क्रियन कैपिटल, इन सब ने भी इसमें इन्वेस्ट किया, टाइम्स इंटरनेट ने इन्वेस्ट किया, और कई सारे अदर इन्वेस्टर्स ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया बायजू के प्लेटफॉर्म के। अभी फ्यूचर में भी इनका कई सारे प्लान्स है, जैसे फ्यूचर में $1 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाले अमेरिकन मार्केट के अंदर। और इसी के लिए इन्होंने एपिक गेम्स और ग्रेट लर्निंग इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर किया है रिसेंटली, ताकि अमेरिकन मार्केट में अपनी अच्छे से पकड़ बना पाए। और फ्यूचर स्कूल ब्रांड के नाम से इन्होंने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है अलग, जो कि फोकस करेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्लासेस के ऊपर, जैसे कोडिंग हो गया और ये सारी चीज़ों के ऊपर। और इसके लिए इन्होंने $300 मिलियन में वाइट हेड जूनियर, जो कि कोडिंग फॉर किड्स प्लेटफॉर्म है, उसको भी इन्होंने एक्वायर किया। 6th to 12th की कोडिंग वाइट हेड जूनियर करवाता है, तो अब ये बायजू के अंडर में ही आता है, बायजू ने इसको एक्वायर कर लिया है। फिर इनका प्लान है कि ये अभी जैसे हायर सेकेंडरी जो क्लासेस उनके अंदर, उनके लिए इनका कंटेंट है केवल इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उसे और हिंदी और बाकी अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी उसे अवेलेबल करवाने वाले हैं। अब हम आ गए अपने इस वीडियो के फाइनल पार्ट के ऊपर, जो कि है लर्निंग फ्रॉम दिस केस स्टडी। इस केस स्टडी से हमें क्या लर्निंग मिलती है, कैसे एक टीचर बना, एक टीचरप्रेन्योर, कैसे अगर आप भी एक टीचर है तो आप भी एक टीचरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग इससे हमें मिलती है, सबसे बड़ी लर्निंग वो है आपको आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जैसे बायजू रविंद्रन जब जॉब कर रहे थे, फिर उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको पढ़ाया, अपने खुद भी 2 बार 100 परसेंटाइल लेकर आए केट एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इनको अपने स्ट्रेंथ का इससे पता चल गया है कि मैं पढ़ा सकता हूँ मैथ्स सही तरीके से, और स्टूडेंट्स इससे सीख भी सकते हैं, उनको याद भी रह सकता है। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ को इनको समझ में आई, और फिर उन्होंने अपनी जो जॉब थी उसको क्विट करके और कोचिंग क्लासेस शुरू करी, कोचिंग क्लासेस देना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हुए इतना बड़ा बायजू का ऐप बनाया। आज भी बायजू की
कि जो मैथ्स की मोस्टली वीडियोस है वो बायजू रविंद्रन की खुद की वीडियोस होती है, खुद वहाँ पे आकर के वो पढ़ाते हैं। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको भी फोकस करना चाहिए। कई बार होता है कि हमें एक अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस मिल जाता है जहाँ से हमें काफ़ी सारे प्रॉफिट आ रहे होते हैं, और जब हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि इससे अच्छा खासी अर्निंग हो रही है, इस जो स्ट्रेंथ आपको समझ में आई उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि उस आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो आप उससे डबल ग्रोथ और डबल अर्निंग्स वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ये दूसरी लर्निंग है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कि एक मास ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, ना कि नैरो ऑडियंस की, ताकि आपकी जो स्केलेबिलिटी है वो भी बढ़े और आप वॉल्यूम पे सेल करके और वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी को भी ज़्यादा बढ़ा पाओ। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर देना सभी के साथ में, और नीचे कमेंट में बताना और किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं और किस स्टार्टअप की केस स्टडी आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।